अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, मैं सबसे पहले अपना तारफ़ करवाना चाहूँगा। मेरा नाम तहसीन अहमद है और मैं सियालकोट में एक बिज़नेसमैन हूँ और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से मैं आपके साथ अपनी जो मैंने ज़ाती मालूमात हैं, जो मैंने ख़ुद सीखी हैं, वो मैं आपसे आज शेयर करूँगा। और इसका मकसद यही है कि मैं आप दोस्तों को ये बताऊँ कि ये एक ऐसा सोर्स ऑफ इनकम है कि जो आप ऑलरेडी बिज़नेस कर रहे हैं वो आप करते जाएं। लेकिन जैसे कि हर बंदा ये जानता है कि हमें साथ में एक साइड बिज़नेस होना चाहिए, अनदर सोर्स ऑफ इनकम। तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज उस हवाले से हमारे लिए ऐसा सोर्स जनरेट करती है कि अगर हम इसको बड़ा प्लानिंग से, तरीके से, डिटर्मिनेशन के साथ, रिसर्च वर्क के साथ हम करें तो हम इसमें से बड़े अच्छे पैसे कमा सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि मैंने जिससे भी पूछा है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बारे में तो उसने बड़े नेगेटिव कमेंट किए हैं। अब मैंने जब मज़ीद उस बात को स्टडी किया है तो ये समझ आई है कि उन्होंने जो उनके अंदर कमी थी वो ये थी कि उन्होंने प्रॉपर रिसर्च नहीं की, प्रॉपर फॉलोअप नहीं किया और अपनी जितना भी उनकी इन्वेस्टमेंट थी उसको उन्होंने ब्लाइंडली इन्वेस्ट कर दिया किसी के कहने पे। उनकी पर्सनल उसमें कोई वर्किंग नहीं थी, कोई रिसर्च वर्क नहीं था। तो मैं ख़ुद भी कुछ साल पहले मैंने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अकाउंट खुलवाया एक ब्रोकरेज कंपनी के साथ और मैंने ट्रेडिंग शुरू की। लेकिन मैंने बड़ी जल्दी ये समझ लिया कि इसमें एक शॉर्ट टर्म है, एक लॉन्ग टर्म है और एक डे ट्रेडिंग है। ये तीन डिफरेंट चीज़ें हैं। कुछ मैंने ये सीखा। फिर ये ऐसा वक्त आया पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे कि बदकिस्मती से स्टॉक एक्सचेंज उस टाइम पे उन चंद सालों में बड़ी नीचे रही तो मैं भी उधर से क्विट कर गया। लेकिन अब दोबारा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मैं एज ए इन्वेस्टर चंद महीनों से एक्टिव हूँ। मैंने ख़ुद भी अपने पैसे इसमें इन्वेस्ट किए हुए हैं और मैं ये चाहता हूँ कि आप दोस्त भी अगर कोई सोर्स तलाश कर रहे हैं तो आप इसको भी स्टडी करें। ये एक ऐसा काम है कि अगर आप इसको समझदारी से करें तो इंशाल्लाह आप इसको बड़ी कामयाबी से कर सकते हैं। उसके लिए क्या क्या आपको चाहिए, ये आज का जो ट्रेनिंग सेशन है वो इसी हवाले से है कि आपको किस जगह पे मेहनत करने की ज़रूरत है, किस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। तो आज का जो ट्रेनिंग सेशन है वो इसी हवाले से है। मैं किसी कंपनी का नुमाइंदा नहीं हूँ, मैं ये बता दूँ। ये मैं ज़ाती हैसियत में कर रहा हूँ, अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करूँगा। अपना नॉलेज जो मैंने ख़ुद हासिल किया है, सीखा है, वो आपके साथ शेयर करूँगा। मैंने कभी इस टॉपिक पे कोई ट्रेनिंग सेशन कभी भी अटेंड नहीं किया। ठीक है जी, ये मेरी एक पर्सनल वर्किंग है, पर्सनल रिसर्च है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँगा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 1947 में कराची स्टॉक एक्सचेंज के नाम से स्टार्ट हुई। फिर उसके बाद लाहौर स्टॉक एक्सचेंज भी आ गई, इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज भी आ गई और फिर 2012 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इन तीनों स्टॉक एक्सचेंजेस को इकट्ठा किया और उसका नाम इन्होंने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के नाम से रख दिया। तो अब पूरे पाकिस्तान में एक मरकज़ी एक ही स्टॉक एक्सचेंज है जिसको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कहा जाता है। ठीक है जी। अच्छा, प्राइमरी फंक्शन हमें पता होना चाहिए कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बेसिकली है क्या। ये बेसिकली गवर्नमेंट का एक ऐसा इदारा है कि जिसके ऊपर गवर्नमेंट की भी निगरानी है और वो इधर जितनी भी कंपनीज़ हैं जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इकट्ठी करने के लिए अपने आप को रजिस्टर करवाती हैं। और वो कैसे रजिस्टर करवाती हैं, उसके लिए जो 20 करोड़ रुपए का पेड अप कैपिटल होना चाहिए। जो कंपनी यहाँ पे रजिस्टर करवाना चाहती है नॉर्मल एक्सचेंज पे वो 20 करोड़ से स्टार्ट करेगी और अगर एक जेम बोर्ड उसको कहते हैं, वो छोटे पैमाने पे, छोटे लेवल पे है, उसके लिए तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए का वो पेड अप कैपिटल उसका होगा तो वो इधर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और इसका मकसद ये होता है कि वो अपने शेयर्स को ऑफर करते हैं पब्लिक को टू रेज मनी। उनका जो प्राइमरी फंक्शन है यहाँ पे कंपनीज का वो ये है कि वो अपनी कंपनी के इन्वेस्टमेंट प्लान्स
वो शेयर करते हैं पब्लिक के साथ, और अगर पब्लिक इंटरेस्टेड हो जाए, वो ये समझ ले कि ये एक अच्छी कंपनी है, ये ग्रो करेगी, तो लोग उन शेयर्स को ख़रीदना शुरू कर देते हैं इस उम्मीद पे कि ये शेयर्स बढ़ेंगे, कल को ग्रो करेंगे। इब्तदाई तौर पे अमूमन 10 रुपये का वो शेयर जो है, जब कंपनी एनलिस्ट होती है 10 रुपये का वो शेयर ऑफर करती है। अब आप रिसर्च करें तो बाज़ ऐसी कंपनीज हैं जिनका 7,500 रुपये का भी इस टाइम पे शेयर मौजूद है, बाज़ कंपनीज हैं 20,000 रुपये से ज़्यादा भी है, बाज़ कंपनीज हैं 5,000 रुपये का एक शेयर है इस टाइम पे, 100 रुपये का भी है, 5 रुपये का भी है, 1 रुपये का भी है। लेकिन फर्स्ट टाइम जब उन्होंने यहाँ पे अपने आप को रजिस्टर करवाया तो उसकी प्राइस उन्होंने रखी 10 रुपये। अब जिन्होंने 10 रुपये का वो शेयर इस उम्मीद पे ख़रीदा कि ये बड़ी अच्छी कंपनी है, इसकी मैनेजमेंट बड़ी स्ट्रांग है, ये इन्होंने जो लाइन ऑफ बिजनेस पकड़ा है ये कल को ग्रो करेगा, तो लोगों ने वो शेयर्स ख़रीदना शुरू कर दिए। वो 10 रुपये का कंपनी ने ऑफ़र किया, किसी ने, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को आप नीलामगर भी कह सकते हैं कि वहाँ पे कंपनीज अपने शेयर्स ऑफ़र करती हैं और वहाँ पे उन शेयर्स की बोलियाँ लगती हैं। वो 10 रुपये का शेयर कोई ऑफ़र लगा देता है, जी मैं 12 रुपये का ख़रीदने को तैयार हूँ, कोई बोली लगा देता है मैं 15 रुपये का ख़रीदने को तैयार हूँ, और वो इस उम्मीद पे ख़रीदते हैं कि कल को ये शेयर मैंने 15 रुपये का आज ख़रीदा है तो कल को ये 18 रुपये का होगा, 20 रुपये का होगा, 25 रुपये का होगा। ठीक है जी, कंपनी को फ़ायदा हो गया, उसको पैसा आ गया पब्लिक की तरफ से, उसके शेयर्स की कीमत बढ़नी शुरू हो गई, उसका पेड अप कैपिटल बढ़ना शुरू हो गया, उसके पास पैसे आने शुरू हो गए जिससे वो अपने बिजनेस को ग्रो करेगा। हमें क्या फ़ायदा है कि हमने वो शेयर 10 रुपये का ख़रीदा, आज वो कल 15 रुपये का हो गया, परसों 20 रुपये का हो गया। अब मेरे पास ये ऑप्शन है कि या तो मैं उस शेयर को 10 रुपये वाले को 15 रुपये का बेच दूँ, 12 रुपये का बेच दूँ, या इंतज़ार करूँ कि जब ये 30 रुपये का होगा मैं तब बेचूँगा। ठीक है जी, तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का जो प्राइमरी फंक्शन है वो यही है कि ये एक ऐसा नीलामगर है जहाँ पे कंपनीज जो हैं, जो वहाँ पे रजिस्टर्ड कंपनीज हैं। अच्छा, ये रजिस्ट्रेशन ऐसा नहीं है कि बड़ी आसानी से हो जाती है जी, जिसके पास 20 करोड़ पे है तो उसकी कंपनी उधर रजिस्टर हो जाएगी। ये बड़े सख्त रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, बहुत सख्त क्राइटेरिया है, उसको मीटअप करना है आपने कंपनी ने, और उसके बाद वो हर 3 माह के बाद अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स जारी करते हैं पब्लिक को। अगर कोई कंपनी हर 3 माह के बाद वो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स जनरेट नहीं करती तो उस कंपनी को ब्लॉक कर दिया जाता है, ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। तो इसके ऊपर बड़ा सख्त किस्म का चेक एंड बैलेंस है। ऑडिटेड रिपोर्ट्स होती हैं, वो ऐसी हवाई रिपोर्ट्स नहीं हैं, वो रिपोर्ट्स पब्लिक को शेयर की जाती हैं और उसको वेबसाइट पे डाला जाता है। वो वेबसाइट जो है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की भी वेबसाइट से आप देख सकते हैं, और कुछ प्राइवेट कंपनीज हैं उनकी वेबसाइट पे भी वो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स आपको मिल जाएंगी। ठीक है जी, तो प्राइमरी फंक्शन आपको समझ आ गया है इस हवाले से। ओके, इसमें बिजनेस करने के लिए सबसे पहले आपको एक ब्रोकरेज कंपनी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है जी, क्योंकि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का ऑफिस तो कराची में है, हम यहाँ सियालकोट में बैठे हैं, बराह रास्त हम उधर अकाउंट नहीं खुलवा सकते। हमें कोई एजेंट चाहिए, कोई ऐसी कंपनी चाहिए जो मिडल मैन का किरदार अदा करती है। तो वो कंपनी कोई भी हो सकती है, बेशुमार कंपनीज हैं, उनको आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं। ब्रोकरेज कंपनी इन योर सिटी आप लिखें, इन आवर सिटी इन सियालकोट, कोई ना कोई लिस्ट पे आ जाएगा, उसका एड्रेस आ जाएगा, फ़ोन नंबर आ जाएगा। आप उस कंपनी से रब्ता करेंगे तो एक स्टैंडर्ड तरीकाकार है जिसके मुताबिक आप उस कंपनी से रब्ता जब करते हैं तो वो आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, कुछ प्रूफ मांगते हैं। क्योंकि ये मैंने बताया है कि जैसे कंपनीज के लिए बड़े सख्त रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ये जो इन्वेस्टर्स हैं ना, उनके लिए भी ये बड़े मसाइल हैं कि वो अपनी गवर्नमेंट ये चाहती है कि लीगल मनी आप इधर इन्वेस्ट करें। आप एक फिजिकल आपकी अपीयरेंस हो, आप मौजूद हो, कोई डमी नाम से जो है ना वो उधर फेक अकाउंट्स ना खुल रहे हों। तो गवर्नमेंट क्या कहती है, वो कहती है कि आप फॉर्म फिल करें, अपना आईडी कार्ड की कॉपी दें, अपनी जो आपके नाम पे सिम रजिस्टर्ड है सेल फोन की वो नंबर आप दें, एक ईमेल आईडी आप दें,
उसके साथ आप अपना एड्रेस बताएं, सोर्स ऑफ इनकम बताएं उनको। ये सारी चीज़ें वो जमा करेगा आपका ब्रोकर, आपका एजेंट, और वो उसको आपके बिहाफ पे आगे फॉरवर्ड करेगा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। उधर से वो वेरिफिकेशन का प्रोसेस होगा। आप अपने नाम से एक पर्सनल बैंक अकाउंट भी उसके साथ बताएंगे कि जी ये फलां बैंक अकाउंट है जो आपके नाम पे होना चाहिए। वो आपका बैंक अकाउंट आपके अकाउंट के साथ जो है ना, जो ब्रोकरेज कंपनी के साथ आपका अकाउंट होगा उसको लिंक कर दिया जाता है। फिर उसी के थ्रू सारे पैसे आते हैं या जाते हैं। यानी आप जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो सबसे पहले आप पैसे अपने बैंक अकाउंट में डालेंगे और वो ब्रोकरेज कंपनी आपके बिहाफ पे जो है ना वो आगे एजेंट का किरदार अदा करते हुए, या आप उनको भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं वो आपके बिहाफ पे शेयर्स खरीदें, या आप सॉफ्टवेयर के थ्रू खुद भी सेल और परचेज कर सकते हैं। ठीक है जी, यहां तक समझ आ गई? ओके। ये सबसे अहम चीज़ है जो मैं चाहता हूं कि ये यहाँ पे मेरे दोस्त बैठे हैं उनको ये समझ होनी चाहिए कि ये इतना आसान काम नहीं है। सबसे पहले तो आप अगर कानों के कच्चे हैं, जो आपको कोई किस्सा कहानी सुनाए आप उस पर यकीन करने वाले हैं, तो पॉसिबल है कि आप इधर फेल हो जाएं। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप मशवरा ज़रूर करें सबसे, लेकिन अगर आपका अपना पर्सनल इसके ऊपर स्ट्रांग ओपिनियन नहीं है, रिसर्च वर्क नहीं है, आपके अंदर डिटर्मिनेशन नहीं है, ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि मैंने इसको करना है और कामयाबी से करना है, फिर आप मेहनत करेंगे। तो सबसे पहले क्या इसके लिए आपको चाहिए? डिटर्मिनेशन। उसके बाद है रिसर्च वर्क। आपकी रिसर्च बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। 500 से ज़्यादा कंपनीज जो हैं वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर रजिस्टर्ड हैं, 500 से ज़्यादा। अब सब में तो आप नहीं कर सकते, आपने 2, 3, 4 या 1 या 5, जितनी आपकी पॉकेट है आप उसको कोई कंपनी तलाश करेंगे। वो कैसे, वो कौन सी कंपनी होनी चाहिए, उसके लिए आप रिसर्च करें। वो रिसर्च कैसे होगी वो मैं टूल्स इंशाल्लाह आपको आगे बताता हूं, लेकिन ये आप समझ लें कि आपने पूछना सबसे है। आप बेशक आपका जो एजेंट है, जो ब्रोकरेज कंपनी का है, उसके पास अमूमन ज़्यादा इंफॉर्मेशन होती है, अप टू डेट इंफॉर्मेशन होती है, हर सेकंड मिनट की भी होती है, लेकिन आपने इंफॉर्मेशन उधर से लेनी है, फैसला खुद करना है। डिसीजन मेकिंग आपकी अपनी होनी चाहिए, क्योंकि जो प्रॉफिट या लॉस होना है वो आपका होना है, किसी और का नहीं होना। जो दर्द आपको खुद अपने पैसे की है वो किसी और को नहीं होगी। हो सकता है वो तजर्बा कर ले आपके साथ, या उसके अपने को पर्सनल मोटिव्स हों। इसलिए आप ये आदत डालनी है कि आपने खुद सारा रिसर्च वर्क करना है। वो कैसे करना है वो मैं आगे बताऊंगा। डिसीजन मेकर आपको होना चाहिए। अगर आप डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते तो प्लीज आप इसमें ना आए। नेक्स्ट पॉइंट है जी, अडेप्टेबिलिटी होती है कि सिचुएशन के मुताबिक अपने आप को डालना। यानी ऐसा नहीं है कि आपने आज फैसला कर लिया मैं फलां कंपनी के लेने हैं तो अब मैंने ये ले लिए हैं, अब मैंने ये बेचने नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। मार्केट अप डाउन ट्रेंड पकड़ती है। आपने उस जिस भी कंपनी के लिए हैं आपने उसकी पूरी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पे नज़र रखनी है, और अगर आप ये समझते हैं कि वो कंपनी लॉस में जा सकती है या लॉस में जाना शुरू हो गई है या वो नेगेटिव अप्रोच पे है इस टाइम, तो आपके अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आप फौरी तौर पे एक नया डिसीजन ले सकें। ठीक है जी, ये बड़ा ज़रूरी है। उसके बाद है जी पेशेंस, पेशेंस, पेशेंस। दिस इज द की, दिस इज द की। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है, ये आप पैसा ख्वाब अगर देख रहे हैं तो छोड़ दें प्लीज़, कि मैंने आज शेयर ले लिए हैं 5 लाख रुपए के, तो ये अगले महीने 10 लाख रुपए के हो जाएंगे। मैं आपको अपनी एक पर्सनल रिसर्च आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, वो आपकी मर्जी है, आप उसको कर लें। अगर आपके पास 20 लाख रुपया है ना आपका अपना, तो आप उसको उसके पोर्शन बनाएं। मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूं, बाकी मर्जी है आपकी। वो 20 लाख रुपए आप में से 10 लाख रुपए आप सॉलिड इन्वेस्टमेंट करें, सॉलिड एसेट्स लें। वो प्रॉपर्टी भी हो सकती है, ठीक है जी,
वो कोई भी ऐसी सॉलिड इन्वेस्टमेंट हो सकती है। बाकी जो 10 लाख रुपया बच गया ना, आप उसमें से 6 लाख रुपया या 7 लाख रुपया, यानी 50% तो आपने सॉलिड इन्वेस्टमेंट कर दी सॉलिड एसेट में, फिक्स्ड एसेट में, और बाकी 50% में से आप 30 या 35% आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लगाएं, और 10 से 15 या 20% आपके पास हर हाल में कैश इन हैंड रखा करें। ये इसको अपनी हैबिट बनाएं प्लीज़, ठीक है जी। आपके पास कैश इन हैंड भी होना चाहिए, क्योंकि बाज़ का ऐसा होता है आपने प्रॉपर्टी ले ली है, वो अब बिक नहीं रही, सारे पैसे उधर आपने लगा दिए हैं, फिर क्या करेंगे आप? या आपने सारे पैसे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लगा दिए हैं, खुदा ना खास्ता मार्केट ने डिप पकड़ लिया है, क्योंकि ये उतार चढ़ाव इसका हिस्सा है। तो इसमें ऐसे पैसे इन्वेस्ट करें जिसकी आपको फौरी ज़रूरत नहीं है। मैं अक्सर कहता हूँ आप ये समझें कि ये ऐसे पैसे हैं कि जो मेरे गुम हो गए हैं 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 6 माह के लिए भी। यानी आप ऐसा सोचना, ऐसा ख्वाब देखना छोड़ दें कि मैंने आज शेयर्स लिए हैं तो ये 2 माह के बाद डबल हो जाएंगे। प्लीज़, वो डबल हो भी सकते हैं, लेकिन आपने ज़हनी तौर पे तैयार रहना। दूसरा, कभी किसी से उधार लेके पैसा इन्वेस्ट नहीं करना, अपनी नींद कभी हराम नहीं करनी। आप रोटियां 2 खा रहे हैं, 4 खा रहे हैं, 6 खा रहे हैं, वो आपने गुर्बत में भी उतनी खानी है और अमीर होकर भी उतनी ही खानी है। तो अपनी जान को आपने अजाब में नहीं डालना, बड़ा रिलैक्स रह के आपने इसमें अपने पैसे इन्वेस्ट करने हैं, ठीक है जी। जब पैसे इन्वेस्ट कर लेने हैं तो फिर हौसला भी करना है, ठीक है जी। अब वो कौन सी कंपनीज हैं, ये रिसर्च वर्क है, वो इंशाल्लाह, ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि 500 से ज़्यादा कंपनीज हैं। अब उनमें से हर कंपनी में तो आप नहीं कर सकते, उसके साथ 35 से ज़्यादा, 35 से ज़्यादा सेक्टर्स हैं, जिसमें ऑयल एंड गैस है, सीमेंट है, रियल एस्टेट है, बैंक्स हैं, फूड है, इस तरह के बेशुमार सेक्टर्स हैं, ठीक है जी। म्यूचुअल फंड्स हैं, मतलब 35 से ज़्यादा सेक्टर्स हैं। आपने हर सेक्टर को नहीं वर्किंग भी करनी, इतना भी नहीं टाइम फालतू कि हम 35 सेक्टर्स को या 500 कंपनीज को स्टडी करना शुरू कर दें, ठीक है जी। मैं आपको आखिर पे बताऊंगा, रिकमेंड करूंगा, मर्जी आपकी अपनी है, क्योंकि पैसे आपके जाने हैं, प्रॉफिट भी आपका, लॉस भी आपका, फैसला आपने खुद करना है। मैं जस्ट आपको एक टिप दूंगा, गाइड करूंगा। अच्छा, इसके साथ ये है कि आप कंपनीज की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स स्टडी किया करें। उसके साथ मैं कुछ ऐसे टूल्स आज आपको रिकमेंड करूंगा जो मैं खुद भी यूज करता हूं, ठीक है जी। सबसे पहला जो बेसिक टूल है वो है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की अपनी वेबसाइट। उसका एड्रेस इधर लिखा हुआ है जी, psx.com.pk। ये आप नोट कर लें या इसका इमेज ले लें। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जब ओपन होती है, अमूमन 9:30 बजे रोज़ाना ओपन होती है और 3:30 बजे तक नॉन स्टॉप चलती है। अलबत्ता जुम्मे वाले दिन जो है वो टाइमिंग थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, जुम्मे की वजह से हफ्ता इतवार छुट्टी है। तो जैसे ही स्टॉक मार्केट ऑन होती है, इस वेबसाइट पे शेयर्स फ्लक्चुएट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है जी। तो इधर से आप फॉलो अप ले सकते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट से, कौन सा स्टॉक ऊपर जा रहा है, कौन सा नीचे जा रहा है, और हर कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, इस तरह के मामलात आप इधर से देख सकते हैं। उसके बाद है जी scstrade.com, ये भी एक वेबसाइट है। फिर एक वेबसाइट है जी सरमाया.pk, ये भी एक वेबसाइट है। और इस तरह की बेशुमार हैं। ये कुछ ब्रोकरेज कंपनीज ने बनाई हुई हैं वेबसाइट्स अपने क्लाइंट्स के लिए, ठीक है जी, उनको गाइड करने के लिए, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। और कुछ प्राइवेट लोगों ने भी बनाई हुई हैं जो खुद भी इन्वेस्टर हैं बड़े पैमाने पे, वो भी मैं इंशाल्लाह आपको बताता हूँ। अच्छा, आपने कैसे खरीदने और बेचने हैं? जब आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा ब्रोकरेज कंपनी के साथ, वो आपको एक यूज़र आईडी और पासवर्ड देंगे। वो यूज़र आईडी और पासवर्ड जो है वो आप अगर उस जिस ब्रोकरेज कंपनी का आपने अकाउंट लिया उसकी वेबसाइट पे आप जाएंगे,
उधर से आप डेस्कटॉप पे भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं और अपने मोबाइल में भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है जी। हर ब्रोकरेज कंपनी का अपना एक पोर्टल उसने बनाया हुआ है, उसका अपना एक यूजर आईडी पासवर्ड है जो वो आपको देगा। आप जैसे ही वो पासवर्ड लें आप उसको चेंज कर लें। ठीक है जी। और वो किसी को पासवर्ड आपने नहीं देना। मैं सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूं जो bmatrade.com, मैंने अपने लैपटॉप के ऊपर भी वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है डेस्कटॉप पे, और मेरे मोबाइल में भी ऐप इंस्टॉल है BMAtrade की, जिसके थ्रू मैं पूरी मार्केट को भी स्टडी करता रहता हूँ। शेयर्स को मैंने ख़रीदना हो बेचना हो मैं ख़ुद भी ये कर लेता हूँ, और जो उस कंपनी का नुमाइंदा है उससे भी मैं कभी रिक्वेस्ट कर लेता हूँ। बाज़ का तो ऐसा हुआ है कि जी मैं सफ़र में हूँ, गाड़ी पे जा रहा हूँ, तो अचानक मुझे को खबर आई है कि जी फ़लाँ शेयर्स ख़रीद लेने चाहिए या बेच लेने चाहिए, तो यहाँ तो मैं गाड़ी साइड पे खड़ी करूँ और सॉफ्टवेयर से खुद ऑपरेट करूँ। तो यहाँ मेरे पास एक ऐसी भी ऑप्शन है कि मैं उस BMA कंपनी के मैनेजर को रिक्वेस्ट करूँ या उसके नुमाइंदे को, या जोन सी भी कंपनी है उसके नुमाइंदे को मैं रिक्वेस्ट करूँ कि आप मेरे बिहाफ पे फ़लाँ शेयर्स इस रेट के हिसाब से ख़रीद लें और फ़लाँ या बेच दें। तो वो एज एजेंट उसके पास ये एक्सेस होती है कि वो आपके शेयर्स को ख़रीद भी सकता है और बेच भी सकता है। जब आप वो आपके लिए ख़रीदेगा तो आप उसको सेम डे आपने पेमेंट भी करनी है उन शेयर्स के बस जो आपने ख़रीदे हैं। मतलब ऐसा कई दफ़ा हुआ है कि मैंने रिक्वेस्ट की है कि जी 1 लाख रुपए के या 50,000 रुपये के या 5 लाख रुपए के शेयर्स ख़रीद लें जी। उन्होंने ख़रीद लिया, उनकी मेहरबानी है। मैंने उनके नाम का एक चेक काटा है या ऑनलाइन मैंने ट्रांसफ़र किया, उस कंपनी के अकाउंट में मैंने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए सेम डे बैंक टाइम में, और स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर दिया कि जी ये जो मैंने आपसे एंट्री करवाई थी ये उसका प्रूफ है कि मैंने उसके अगेंस्ट आपकी कंपनी के अकाउंट में पैसे डाल दिए हैं। वो मैं अपने पर्सनल अकाउंट, कौन से अकाउंट से करूंगा ट्रांजैक्शन, जो उस कंपनी के पास अकाउंट रजिस्टर्ड है। ऐसा नहीं है कि मैं उस नुमाइंदे को कैश दे जाऊं, वो कैश नहीं लेगा आपसे, ये गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदी है। या वो कहते हैं क्रॉस चेक हो या चेक हो या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। ठीक है जी, यहाँ तक बात समझ आ गई? तो इसमें अकाउंट जो बता रहे हैं जी जी, जो इनके पास हमने रजिस्टर करवाया हुआ है वही चलेगा या किसी और अकाउंट से भी ट्रांसफर कर सकते हैं? कैश तो नहीं ना इन दैट केस? जी मतलब एक मेरा अकाउंट है जो इनके पास रजिस्टर्ड है अकाउंट, जी जी यहाँ से मैंने जी जी ट्रांसफर करने जी हैं जी पैसे, जी जी मुझे उसी से करना पड़ेगा? जी जी, उसी से करेंगे या आप, मैं किसी और से? उसी से ही करेंगे, उसी से करेंगे आप। वो आपके लिए भी सिक्योरिटी है। इसमें आप कर सकते हैं लेकिन वो आपका अपना अकाउंट होना चाहिए। जी, जैसे यहाँ पे आपने मिजान बैंक का दिया है, अच्छा हो ना आपके पास HBL के, लेकिन होना वो आपका चाहिए। टाइटल आपका अपना। इवन कि अगर आपके पास कोई फॉर्म में आपका कोई बिजनेस अकाउंट है उसमें से भी आप ट्रांसफर नहीं कर ठीक सकते। टाइटल Basically अपने नाम का हो। कुछ restrictions लगी ये कंपनी के नाम का, में आई है नहीं तब से इन्होंने जी जी, कंपनी के नाम का ये अकाउंट नहीं होता। ये बेसिकली पर्सनल नाम से हमारा अकाउंट खुलता है और पर्सनल नाम से हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसमें टेक्निक ये है कि आप जब शेयर्स ऊपर जाते हैं ना तो वो बेचने का टाइम होता, खरीदने का नहीं होता। ये एक फार्मूला थोड़ा सा समझ लें। शेयर्स जब नीचे जाते हैं वो खरीदारी का टाइम होता है। जैसे कि आजकल मार्केट नीचे जा रही है या नीचे गई हुई है, सो दिस इज द टाइम टू परचेज। अगर इस टाइम पे आप बेचेंगे तो फिर तो नुकसान में बेचेंगे ना, तो ये कोई अच्छा कारोबार तो ना हुआ। अच्छा कारोबार ये है, मैंने आपको कहा था कि आपके पास हर वक्त कैश इन हैंड होना चाहिए। वो इसलिए कहा था कि जब मार्केट नीचे जाती है वो खरीदने का टाइम है, और जब ऊपर जाएगी, यानी एक शेयर अगर 100 रुपये का था वो अगर 80 रुपये का हो गया तो वो बेचने का टाइम है या खरीदने का? खरीदने का टाइम है। ठीक है जी। तो शेयर तब खरीदें जब वो नीचे जा रहा हो या नीचे गया हो। ये स्ट्रेटेजी आपने बनानी है। तब नहीं खरीदना जब वो ऊपर चला गया हो या ऊपर। अच्छा, इसमें भी मैं आपको मजीद थोड़ा सा क्राइटेरिया इसका बताऊंगा कि वो कैसे आपने डिटरमिन करना है कि ठीक है बेशक ऊपर जा रहा है लेकिन चले मैं फिर भी ले लेता हूं, लेकिन उस सूरत में रिस्क बढ़ जाता है, आपके पैसे ब्लॉक हो जाएंगे, क्योंकि कोई पता नहीं कब लोग बेचना शुरू करते हैं। ठीक है जी। तो दिस इज द टाइम टू परचेज, टू इन्वेस्ट इन द मार्केट, क्योंकि इस टाइम पे मार्केट डाउन है। और इससे परेशान भी नहीं होना जी मार्केट क्यों डाउन है जी, वो भाई लोग कारोबार कर रहे हैं, जो उन्होंने खरीदा था वो बेचना भी तो है ना, बेचेंगे तो घर पैसे लेके जाएंगे ना।
तो जब ये याद रखें, मैं आपको थ्योरी बता दूं, जब कोई बंदा इधर से पैसे कमा लेता है ना, तो वो मार्केट को छोड़ के नहीं जाता, वो अगली दफ़ा और पैसे लेके आंदा है मार्केट से। ये याद रखें, अगर किसी बंदे ने इस मार्केट से 5 लाख रुपया कमा लिया है तो वो छोड़ के नहीं जाएगा मार्केट। वो ये कर सकता है कि 5 लाख रुपया घर ले जाए, लेकिन जो उसके पैसे हैं वो फिर लगा देगा मार्केट में। पॉसिबल है कोई नए शेयर खरीद ले या इंतज़ार करे वो पैसे कैश इन हैंड रख के कि यही शेयर जब दोबारा नीचे जाएगा तो मैं इसको खरीद लूँगा। ठीक है जी। उसके बाद है जी बेस्ट टाइम टू बाई एंड सेल द शेयर्स। मार्केट ट्रेंड को फॉलो किया करें, जिद नहीं लगानी मार्केट के साथ। या तो आपको 100% या 99% आपको बड़ा यकीन है कि जो शेयर आपने लिया हुआ है इसने ग्रो करना है, बेशक मार्केट नीचे जा रही है, फिर तो ठीक है, लेकिन इसमें भी रिस्क बहुत बढ़ जाता है। तो बेस्ट एडवाइस यही है कि आप मार्केट के ट्रेंड को फॉलो किया करें। ठीक है जी। अच्छा, जब आप सॉफ्टवेयर के थ्रू आप शेयर खरीदते हैं या बेचते हैं तो उसमें एक ऑप्शन है स्टॉप लॉस की। ये सॉफ्टवेयर में एक बड़ी ज़बरदस्त ऑप्शन है कि फ़र्ज़ करें कि आपका शेयर उस टाइम पे 100 रुपये का है, आपने लिया था 80 रुपये का। अब आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, ये तवज्जो से बात समझने वाली है कि या तो आप इंतज़ार करें कि ये 110 रुपये का हो जाए तो फिर आप बेचें, तो आप क्या करें, आप 90 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लें। यानी वो सॉफ्टवेयर में आप एक कमांड लगा देंगे कि ये शेयर जो इस टाइम 100 रुपये का है उधर स्टॉप लॉस लगा दें 90 रुपये का, कि खुदा ना खास्ता इसकी प्राइस नीचे आनी शुरू हुई तो जैसे ही 90 रुपये का हो वो ऑटोमेटिकली आपका शेयर बिक जाए। तो अपने प्रॉफिट को बचाने के लिए या अपनी इन्वेस्टमेंट को बचाने के लिए ये स्टॉप लॉस आपने लाजमी इस्तेमाल करना है। ठीक है जी। उसके बाद है जी बेस्ट स्ट्रेटजी। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा ये है कि अवॉइड डे ट्रेडिंग। देखें, या तो आपका यही कारोबार है ना, आपको और कोई काम नहीं है, 9:30 बजे आप बैठ जाते हैं और 3:30 बजे तक आप आंखें जमा के बैठे हैं, तो ये हम नहीं कर सकते, हमारे और भी कारोबार हैं। तो अपने आप को टेंशन से बचाने के लिए आप डे ट्रेडिंग से अवॉइड करें, आप मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट किया करें या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया करें, या एक टारगेट रख के कि जी मेरा शेयर जैसे 20% ग्रो करे प्राइस, मैं इसको बेच देना, 50% ग्रो करे मैंने इसको बेच देना, 15% ग्रो करे मैंने बेच देना, 10% ग्रो करे मैंने बेच देना। तो ये स्ट्रेटजी आपको बनानी पड़ेगी। ठीक है जी। अच्छा, इसकी स्ट्रेटजी एक ये है, मैं अब सॉफ्टवेयर की तरफ आता हूं। जैसे कि मैंने बताया था कि इसमें कुछ टूल्स होते हैं, आप उन टूल्स को यूज़ किया करें। सबसे बेसिक जो मैंने आपको बताया था, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की एक अपनी वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे आप जाएं, आप देखें कि इधर सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है। इसके अंदर आप देखें 1,10,322 इंडेक्स पे खड़ा है इस टाइम पे मार्केट, और ये जब लास्ट टाइम स्टॉप हुई है 21 पॉइंट प्लस थी ये उससे पिछले दिन के मुकाबले में। ठीक है जी। ग्रीन का मतलब है प्लस गई है और रेड का मतलब है माइनस गई है। ये देखें आप प्लीज, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स आप चेक करें, ये पिछले 1 माह में ये नीचे गई है, लेकिन पिछले 1 साल में आप देखें, ये ग्राफ आप देख रहे हैं, ये मार्केट ऊपर गई है। कितनी? आजकल तो नीचे आ गई है ना, तकरीबन को 72% ग्रो किया इसने 1 साल में। 72% किसी एक शेयर ने नहीं किया, पूरी मार्केट ने किया, मजमूई तौर पे 72% ग्रो किया है। और बाद ऐसे शेयर्स भी हैं जिन्होंने 300% ग्रो किया है, 400% पिछले 1 साल में, वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो ये बताने का मकसद ये है कि दिस इज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। वो क्यों, उसका मैं आपको एक और बता देता हूं। जब से पाकिस्तान बना है ना, तकरीबन 3.5 लाख इन्वेस्टर था जो रजिस्टर्ड था पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के साथ। पिछले 6 माह में नए 60,000 इन्वेस्टर ने इसको ज्वाइन किया। 6 माह में
60,000 से ज़्यादा इन्वेस्टर ने, नए इन्वेस्टर ने इसको ज्वाइन किया। अब लोगों का ट्रेंड इस तरफ चल पड़ा है, तो आप अगर इस टाइम पे, और प्रिडिक्शन ये है कि ये इंशाल्लाह बहुत ग्रो करेगी, अभी इसमें बहुत पोटेंशियल है, उसकी काफ़ी वजूहत हैं, डॉलर रेट के वाले से भी है, कुछ और मामलात हैं। अच्छा, ये भी एक क्वेश्चन कोई कर सकता है कि जी आजकल क्यों नीचे जा रही है स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है जी, मैं अपनी पर्सनल आपके साथ शेयर कर देता हूं, मर्जी आपकी है। दिसंबर में जो सेकंड हाफ था, बड़े बड़े इदारों ने, म्यूचुअल फंड्स ने, बैंक्स ने जो हैवी इन्वेस्टमेंट्स की हुई थी, उन्होंने उनको बेच के प्रॉफिट कमाया, तो मार्केट ऑटोमेटिकली नीचे गई, क्योंकि उन्होंने जब बेचा तो उनका इन्वेस्टमेंट निकल गई, मार्केट ऑटोमेटिकली नीचे आ गई। उन्होंने बांटना था अपने इन्वेस्टर्स के अंदर, अपने क्लाइंट्स के अंदर मुनाफा। उसके बाद एक चल पड़ा जी खान साहब का फैसला आना है, वो पता नहीं क्या आना है, मार्केट उधर भी फंस गई आके। अब वो थोड़ी सिचुएशन क्लियर हुई है, तो ट्रंप साहब जो है ना, वो जिस दिन से सीट पे बैठे हैं ना, पूरी दुनिया की मार्केट्स क्रैश हैं। अमेरिका की अपनी क्रैश है, एशियाई मार्केट्स क्रैश हैं, उसमें पाकिस्तान भी शामिल है, क्योंकि यहाँ पे रोज यूट्यूबर्स नया शोशा छोड़ देते हैं, ट्रंप साहब ने कॉल करनी है तो पाकिस्तान में सारा कुछ चेंज हो जाना है। तो जो देखें आपने और मैंने तो इन्वेस्ट करना होगा 5 लाख, 10 लाख, 20,000, 30 लाख। जो हैवी इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने खरबों रुपया इन्वेस्ट करना होता है, वो बिला वजह रिस्क नहीं लेते, वो बड़ी कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। तो अभी वो चूंकि ये सिचुएशन चल रही है, इसलिए मार्केट थोड़ी सी आजकल ड्रॉप हो चुकी है, लेकिन दिस इज द टाइम टू परचेज। मेरी ओपिनियन है, मर्जी आपकी अपनी है। ये मैंने आपके सामने खाका पेश किया है पिछले 1 साल का, ठीक है जी, ये आपने देख लिया है, ये शो कर रहा है। अच्छा, 6 माह का भी देख लेते हैं जी, ये देखें 6 माह में भी इसने बहुत ग्रो किया है। सो दिस इज द टाइम। अब नीचे आप आए, मार्केट परफॉर्मेंस, टॉप एक्टिव स्टॉक्स। सबसे ज्यादा जिन कंपनीज के शेयर्स का कारोबार हुआ है वो इनकी लिस्ट आ गई है, ये 10 कंपनीज की लिस्ट है। और आगे है जी टॉप एडवांसर्स, जिन कंपनियों ने की प्राइस ऊपर गई है उनकी भी टॉप 10 कंपनी। ये किस दिन की मैं बात बता रहा हूं आपको, जुमे वाला दिन की, ठीक है जी, ये जुमे वाले दिन का डाटा सारा। और टॉप डिक्लाइनर्स, जिनकी प्राइस डिक्लाइन की है जुमे वाले दिन, 10 टॉप कंपनीज की भी लिस्ट आ गई है। अब मैं आपको एक पर्सनल ओपिनियन देने लगा हूं, एक टिप देने लगा हूं, आप प्लीज उसको नोट कर लें। ये याद रखें, आपने हमेशा उस कंपनी में इन्वेस्ट करना है जिसके शेयर्स बहुत ज्यादा तादाद में लोग खरीदते हैं या बेचते हैं। आपने ये नहीं देखना कि ये इसकी प्राइस बहुत हाई है ये मैं ले लूं, या इसकी प्राइस बहुत नीचे है ये मैं ले लूं। ये क्राइटेरिया ना बनाएं प्लीज। क्राइटेरिया आपने बनाना है कि जिसके शेयर्स में लोग ट्रेड करना पसंद करते हैं, खरीदना बेचना। अब मैंने अपना एक पर्सनल बनाया हुआ है, एक स्केल बनाया है, वो मैं आपसे शेयर कर देता हूं। कुछ होते हैं पेनी स्टॉक्स, 10 रुपए तक या 10 से नीचे या 10 के इर्द गिर्द को आप पेनी स्टॉक्स कह सकते हैं, ठीक है जी। वो अगर उस स्टॉक में आपने बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करना, अगर वो रोजाना 1 करोड़ से कम उसके शेयर खरीदे या बेचे जाते हैं, मिनिमम 1 करोड़ आपको बता रहा हूं, उसमें आपने बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करना। और जो हैवी वेट्स हैं, जो महंगे हैं, बेशक 500 रुपए का, 200 रुपए का, 100 रुपए का, 50 रुपए का, उसका मेरा पर्सनल ओपिनियन है वो 30 लाख शेयर से कम अगर खरीदा या बेचा जा रहा हो मार्केट में पर डे, आपने उधर भी इन्वेस्ट नहीं करना, ठीक है जी। कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं कि जिनकी प्राइस इस टाइम पे 7,500 रुपया, नेस्ले का तकरीबन 7,500 रुपये का है आज, लेकिन वो रोजाना बिकता है 500, 200, 250। तो मेरी ओपिनियन है कि उसको ना आप करें। पीछे ऐसे शेयर्स भी हैं, ये जैसे 1.5 रुपए का एक शेयर है WTL, ये देखें टॉप एक्टिव स्टॉक, 1.5 रुपए का शेयर है, इसमें वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा इसी का होता है रोजाना, लेकिन आपने इधर भी नहीं करना। हालांकि तहसीन साहब तो कह रहे हैं इसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, लेकिन भाई आपने फाइनेंशियल रिपोर्ट्स भी चेक करनी है कि ये कंपनी प्रॉफिट में भी जा रही है कि नहीं, ये डिविडेंड भी देती है कि नहीं अपने शेयर होल्डर्स में। यानी सिर्फ एक चीज को नहीं पकड़ना आपने,
ये इसका काम है, ये कि आपने कौन सा टॉप शेयर पकड़ना है जो हर लिहाज से वो मैच कर रहा हो क्राइटेरिया के साथ, सिर्फ उधर इन्वेस्ट करना है। ये मैं टिप्स आपको दे रहा हूं जो मैंने किसी से नहीं सीखी, खुद सीखी हैं। ठीक है जी। अच्छा और भी इसमें काफ़ी कुछ है बताने के लिए, लेकिन चूंकि और भी काफ़ी डाटा है हमारे पास, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद एक बड़ी ज़बरदस्त वेबसाइट है, मैं अमूमन इसको करता हूँ, ये है जी सरमाया.pk। ठीक है जी, सरमाया.pk ये वेबसाइट है, ये इसका होम पेज है जी, सरमाया.pk। ये देखें, ये लड़के सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे ये जिन्होंने वेबसाइट बनाई है। ये सॉफ्टवेयर डेवलप करने लगे किसी के लिए, तो इन्होंने कहा यार ये तो काम ही बड़ा मज़ेदार है स्टॉक एक्सचेंज, हम तो टाइम ज़ाया कर रहे हैं। अब ये खुद इन्वेस्टर बन गए हुए हैं, लोगों को ट्रेनिंग्स दे रहे हैं। और पता है ये आप तो माशाल्लाह फ्री ले रहे हैं ट्रेनिंग, ये पता है ये कितने की ट्रेनिंग देते हैं, और बातें वही बताते हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। क्यों जी हसन साहब, पता क्या लेते हैं आप, ये देख लें, $800, $600, और ये जितनी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं ना, ये इतनी ही आपको इन्होंने देनी है। ठीक है जी, थोड़ी थोड़ी करके आपको वो देंगे इंफॉर्मेशन, आप कहेंगे वाह वाह बल्ले बल्ले, लेकिन $600 आप उधर दे देंगे। ये बेच रहे हैं, सॉफ्टवेयर बेच रहे हैं, क्योंकि लोग इधर आ रहे हैं और ख़ुद भी इन्होंने बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं। खैर, अब आ जाते हैं जी हमारे पास क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। जो मैं यूज़ करता हूँ वो मैं कुछ टिप्स आपको दे देता हूँ। वो ये है कि आप टॉप डिविडेंड यील्ड कंपनीज, एक क्राइटेरिया मैं आपको बताने लगा हूं कि कैसे आइडेंटिफाई होगा ये कंपनी फाइनेंशियली बड़ी स्ट्रांग है। अगर वो मुनाफा अपने शेयर होल्डर्स में बांटती है तो ये एक निशानी है, एक बड़ी निशानी है कि ये कंपनी फाइनेंशियली बड़ी स्ट्रांग है और ग्रो कर रही है और मुनाफा बांट रही है, क्योंकि हर कंपनी मुनाफा नहीं बांटती। ठीक है जी, एक निशानी ये हो गई। अब वो किधर से आपने देखना है, वो लिस्ट आपको इधर से मिल जाएगी, स्टॉक्स, सरमाया.pk का स्टॉक्स, और ये देखें म्यूचुअल फंड फेवरेट, इस ऑप्शन पे आप क्लिक करें, ये देखें ओजीडीसी टॉप पे आ गया जी। इसमें 87 बड़ी म्यूचुअल फंड्स ने इसमें इन्वेस्टमेंट की हुई है। पीपीएल में 86 म्यूचुअल फंड्स ने, पीएसओ में 78 ने, लक में 53, एफएफसी 47, माड़ी में 45। अच्छा, अब एक तो ये हो गया नंबर ऑफ फंड्स इन्वेस्टेड। अब ये चेक करते हैं सबसे ज्यादा पैसा किस में लगाया हुआ है इन कंपनीज ने। पीएसओ में, ये आप ये फिगर पढ़ नहीं सकते, मुझे मेरी उतनी खरब से आगे मुझे नहीं आता, ये खरबों के हिसाब से पैसा सिर्फ पीएसओ में इन्वेस्ट है म्यूचुअल फंड्स का। तो ये भी एक क्राइटेरिया है आइडेंटिफाई करने का कि कौन सी कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स ने बड़ा कैलकुलेटेड रिस्क लिया होता है। जिनको यकीन होता है कि ये कंपनी ग्रो करेगी तब वो करते हैं, या ये मुनाफा देगी तब वो करते हैं। ठीक है जी, इधर से भी आप इसको चेक कर सकते हैं। उसके बाद है जी टॉप डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स, ये एक मैंने आपको बताया जो कंपनियां मुनाफा देती हैं। ये लिस्ट आ गई जी हमारे पास, कैपको टॉप पे है, इसका 36 रुपए का शेयर है आज की डेट में, और ये पूरे साल में इसने 8.5 रुपया इसने प्रॉफिट दिया है। ये पता है तकरीबन 29% इन्होंने मुनाफा दिया है। ठीक है जी, उसके बाद आ जाए बैंक ऑफ पंजाब BOP, 9.5 रुपये का शेयर है इस टाइम, लेकिन 1 रुपया, 9.5 रुपये का शेयर है, 1 रुपया इन्होंने प्रॉफिट दिया है। 1 रुपये से क्या मुराद है, किसी को समझ आई है? एक शेयर का 1 रुपया, एक शेयर का अगर आपने 1 लाख शेयर लिया हुआ है ना, 9.5 लाख रुपए का 1 लाख शेयर मिल गया, तो आपको सिर्फ डिविडेंड जो है ना वो 1 लाख रुपया वो दे रहे हैं। नहीं यार सालाना, अल्लाह दे बंदे। अच्छा, बाज़ कंपनी से हर 3 माह के बाद देती हैं, बाज़ कंपनी हर 6 माह के बाद। ये इधर जो वो बता रहे हैं ना एवरेज, जो पूरे साल की है।
पूरे साल में 8.5 रुपये, पूरे साल में 1 रुपया। ठीक है जी। ये कंपनी है जी माड़ी, इन्होंने 134 रुपये जब लास्ट टाइम दिया था ना, इस अब तो दिए ही नहीं है इन्होंने किसी वजह से, वो भी लोग परेशान ना हो, वो मुझे पता है। उन्होंने मजीद जगह पे इन्वेस्टमेंट्स की हैं, इसलिए उन्होंने जो अपना मुनाफा बांटा ही नहीं है वो मजीद इन्वेस्ट कर दिया है नई फील्ड्स में। बहरहाल चलें, क्योंकि मैं किसी कंपनी का नुमाइंदा नहीं हूं, इसलिए मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहता इस पर। एक ये क्राइटेरिया आ गया। एक है जी लार्ज कैपिटल स्टॉक्स, यानी वो कंपनीज जिनका पेड अप कैपिटल बहुत ज़्यादा है। ओजीडीसी टॉप पे है जी, 853 अरब रुपए का इनका पेड अप कैपिटल है। उसके बाद माड़ी है जी, 666 अरब रुपए का इनका इस टाइम पे। ये सिर्फ महीना डेढ़ पहले 1000 अरब क्रॉस कर गए थे, लेकिन अब किसी वजह से डिक्लाइन आया। खैर, इसमें देखें बेशुमार ऑप्शंस हैं, आपने प्लीज इनको स्टडी करना है। ये मैंने आपको टिप दे दी है, पढ़े लिखे हैं सारे माशाल्लाह, बाकी आपकी मर्जी है आप इसको कैसे करते हैं। ठीक है जी, यहां तक मेरा हल समझ आ गई है। अवॉइड टू मच टेम्पटेशन, बहुत ज्यादा लालच से आपने अवॉइड करना है। लालच मरवाता है बंदे को। अगर तो आप नॉर्मल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो 10 या 20% मिल गया ना, अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो इतने प्रॉफिट पे भी आप शेयर्स बेच सकते हैं। ये मेरी रिकमेंडेशन है, 20%, 25%, 30%। लेकिन अगर आप हाई रिस्क लेना चाहते हैं, उसमें फिर जितना प्रॉफिट की रेशो बढ़ेगी वो और रिस्क भी बढ़ता जाएगा। ठीक है जी। लिस्ट ऑफ बेस्ट सेक्टर्स, दिस इज द पॉइंट। देखिए, मैंने आपको बताया कि 35 से ज्यादा जो है वो सेक्टर्स हैं, 35 से ज्यादा। तो क्या आप हर सेक्टर पे आप मेहनत करेंगे? ये मैंने कुछ आइडेंटिफाई किए हैं, इसका नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, हर बंदे की अपनी चॉइस है। कोई कहेगा नहीं जी फर्टिलाइजर को टॉप पे होना चाहिए था। तो भाई ये मैंने एक लिस्ट बनाई है, रैंडम लिस्ट बनाई है। मैं जो वर्किंग करता हूं वो है जी ऑयल एंड गैस सेक्टर में, उस कंपनीज में। दूसरे नंबर पे है फर्टिलाइजर्स, यूरिया खाद जो कंपनीज बनाती हैं। कमर्शियल बैंक्स, सीमेंट कंपनीज, ऑटोमोबाइल असेंबलर्स, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन। ये कुछ सेक्टर्स मैंने आइडेंटिफाई किए हैं। आपकी मर्जी, आप फूड में भी कर सकते हैं, उसमें भी बड़े बड़े अच्छे ब्रांड्स हैं, उसमें कोई पाबंदी नहीं है। ये मैं जस्ट आपको एक बता रहा हूँ कि यार आपने अगर मेहनत करनी है तो इधर से स्टार्ट लें। बाद में जब आप समझते हैं कि माशाल्लाह मेरा अपना रिसर्च बहुत ज़्यादा हो गया, तो आप फिर उसको खुद भी डिसीजन लें। हाँ जी, अब है जी क्वेश्चन आंसर सेशन। ये जितनी भी हमने ट्रेनिंग की है, इस हवाले से किसी बात की आपको समझ नहीं आई तो आप सवाल कर सकते हैं। यूजुअली जो कंपनी के जो शेयर की वैल्यू है वो ट्रेड से ऊपर नीचे होती है, या कंपनी की जो है वो जो कंपनी काम करती है, अच्छे काम करती है, या प्रॉफिट ज्यादा गेन कर लिया उससे ऊपर नीचे होती है, यानी नेचुरली वो बढ़ेगी या उसको आर्टिफिशियल? जब लोग उस किसी भी कंपनी के शेयर को बहुत ज्यादा खरीदना शुरू कर देंगे ना, तो नेचुरली वो प्राइस खुद ब खुद ऊपर चली जाएगी, क्योंकि वो नीलाम कर रहा है, वो बोली लग रही है। एक शेयर जो 10 रुपए का था, एक बंदे ने बोली लगाई 12 रुपए, दूसरे ने लगा दी 13 रुपए, चौथे ने लगा दी 13.5 रुपए, तो प्राइस तो ऊपर जानी शुरू हो जाएगी नेचुरली। वो 8,500 रुपये भी जाएगी, 2,000 रुपये पे भी जाएगी, 500 रुपये पे भी जाएगी। तो जितने ज्यादा बायर्स होंगे, उसमें इन्वेस्टर जितने ज्यादा होंगे ना, उतनी प्राइस आई जाएगी। जब वो बिकना शुरू हो जाएगा ना कि बेचने वाले ज्यादा हैं, खरीदने वाले कम हैं, तो फिर क्या होगा? प्राइस नीचे जानी शुरू हो जाएगी। ये साइन हो जी प्लीज। जी प्लीज जी ओके। ये मैं इनका तारुफ करवा देता हूँ। ये मेरे दोस्त हैं जी। मैंने आपको बताया था कि आप किसी भी ब्रोकरेज कंपनी में अकाउंट खुलवा सकते हैं। मैंने अकाउंट खुलवाया हुआ है जी, BMA कैपिटल लिमिटेड है, उस कंपनी में, ब्रोकरेज कंपनी है। ये उनके सियालकोट में नुमाइंदे हैं। तो मैंने जब सोशल मीडिया पे पोस्ट डाली तो इन्होंने उसको पढ़ा, फिर उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन किया और इधर इन्होंने अपनी मार्केटिंग शुरू कर दी। तो ये मुझे कोई इतराज़ नहीं है, ये आपको इन्फॉर्मेशन भी देंगे और ये आपको गाइड भी करेंगे। आप इनसे मिलके आपकी अपनी चॉइस है, मालूमात ले सकते हैं, अकाउंट कैसे खुलवाना है,
अकाउंट भी खुलवा सकते हैं और मज़ीद। जी सर। इसमें अभी आपने जो क्वेश्चन किया है ना कि किस तरह उसकी प्राइस डिटरमिन होती है, इसमें बेसिकली कॉन्सेप्ट ये होता है कि जैसे जस्ट हम किसी भी एक कंपनी की बात कर लेते हैं जिससे हमारी है, जिनकी अभी उन्होंने नसीर साहब ने बात की है, उसमें इन्वेस्टर का जो होता है ना माइंड, एक तो उसमें शॉर्ट टर्म लोग काम कर रहे हैं जो उन्होंने बात की है। बेसिक इसमें ये होता है कि जो सॉलिड इन्वेस्टर होता है ना मार्केट में, वो ये देखते हैं कि यार इसकी पॉलिसीज क्या है। जैसे कि अभी इस क्वार्टर में इसने अपनी इन्वेस्टर्स को डिविडेंड नहीं दिया कि उसने पैसा की और इन्वेस्ट कर लिया। अब जो बाद इन्वेस्टर ये सोचते हैं कि इसने अभी मुझे डिविडेंड नहीं दिया, तो इसने जो पैसा है तो मैं अगर ये 550 रुपये का भी ये शेयर है, तो जब ये इसमें अभी मैं टाइम में इन्वेस्टमेंट कर देगा तो इसमें अभी मैं खरीद लेता हूँ। 6 माह बाद जब इसका ये प्रोजेक्ट इसमें पैसा लगाया, जब इसने अर्निंग करनी है ना, तो इसका पे आउट जब इसने अगर नेट सी 20 रुपये डिविडेंड नहीं दिया तब पॉसिबल ये 40 रुपये दे दे, इसकी प्राइस अभी 5.5 रुपये 7 तक जा सकती है। कुछ लोग इस माइंड बेस में जो है ना वो प्राइस में इंटरेस्ट लेना करते हैं, और उसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बढ़ती है, इंटरेस्ट बढ़ता है तो प्राइस ऊपर फ्लक्चुएट करती जाती है। बेसिकली इसमें ये मैकेनिज्म होता है कि कोई भी इन्वेस्टर ये देखता है कि कंपनी ने आने वाले दिनों में ग्रो करना है, इसकी वर्थ क्या है, वो अभी जो बात कर रहे हैं ना कि आप पहले उसके ऊपर रिसर्च करें, स्टडी करें, ये चीज़ है क्या, ठीक है ना, इसमें चीज़ में ये किसमें इसका बिजनेस क्या है, नेचर ऑफ उसकी बिजनेस क्या है, कि ऊपर जाना है नहीं जाना, डिक्लाइनिंग है क्या, उसके मुताबिक भी लोग इन्वेस्ट करते हैं कि ये कंपनी बेस्ट है, इसलिए आने वाले दिन में ऊपर जाना है। फिर वो सरमायाकार का वहाँ पे ट्रस्ट बनता है, उसकी वो बाइंग अप आती है, उसकी प्राइस ऊपर जाएगी जाती है। बेसिकली ये मैकेनिज्म होता है। इसमें वो मैं देख रहा था, वो कहते हैं इसमें एक पीई रेशो होती है शायद, हाँ जी। वो आप देखें क्योंकि यूजुअली इस तरह भी होता है, जो बड़ा इन्वेस्टर होता है वो आर्टिफिशियली उसको ऊपर लेके जा रहा होता है, तो ये भी ज़रूरी होता है पीई रेशो भी देखना। बिल्कुल, मैंने आपको वेबसाइट पे बताया है कि उसमें बहुत ज़्यादा हेड्स हैं, ये आपने खुद उनको स्टडी करना है। ठीक है जी। अच्छा, मैं थोड़ा सा बता दूं कि मेरी आदत है कि मैं इन्फॉर्मेशन अगर मेरे पास आए तो मैं उसको छुपाता नहीं हूँ। ये नेचुरल एबिलिटी कह लें, नुक्स कह लें, डिफेक्ट कह लें, मैं उसको आगे शेयर करता हूँ, जो हमारा कल्चर नहीं है। मैं कभी कभी सोशल मीडिया पे डाल देता हूँ कि यार ये फ़लाँ जगह आप फ़लाँ फील्ड को स्टडी करें, सीखें, तो मेरा ज़ाती इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं उधर कभी कभी मजमून डालता हूँ तो मुझे दोस्त फ़ोन करना शुरू कर देते हैं कि तहसीन साहब यार हमें बताएं हम कौन से शेयर लें। तो चूँकि मैंने तो बीच में कोई चस्का तो लगाना नहीं है, तो मैं उनको फिर ये कहता हूँ कि यार मैं ऐसा करता हूँ, आपके लिए एक ट्रेनिंग सेशन अरेंज कर देता हूँ, आपको बेसिक्स मैं डिलीवर कर देता हूँ, आप उधर आएँ, आप बेसिक्स सीख लें मुझसे और ख़ुद मेहनत करें और ख़ुद डिसाइड करें। खुदा ना आसा कल को कोई शेयर नीचे चला जाता है तो बंदा कहे तहसीन साहब उसी में ना ज़्यादती कर दी है। बल्कि मैं इतना अवॉइड करता हूँ। फिर भी चंद दिन पहले मेरा छोटा भाई मेरे पास आ गया, कहता यार तुसी वो फलाने बंदे दे मैसेज का जवाब नहीं दे रहे कि किहड़े, वो पुछदा पिया किहड़े शेयर लैने ने ते तुसी जवाब नहीं देंदे। मैं कहा यार उन्होंने कहा किसी को भेज दे, आप ही तो बाहर बैठा दा तो किसी को भेजे, वो ट्रेनिंग सैशन अटेंड कर ले। ये बेसिकली इस नीयत से मैंने ट्रेनिंग सैशन करवाया है कि इधर जितने भी दोस्त बैठेंगे, अगर आप में से किसी एक को भी समझ आ जाएगी ना और वो पैसे कमाना शुरू कर देगा, तो मेरी रिक्वेस्ट सिर्फ यही है वो भी आगे लोगों को सिखाए। ये सदका जारिया होता है, इस तरह के छोटे छोटे नेकी के काम किया करें। ठीक है जी। कंपनी जो होती हैं ये डिविडेंड किसी एक जो स्पेसिफिक 3 मंथ्स या 6 मंथ्स उसके पाबंद नहीं है। नहीं, कोई पाबंद नहीं है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसीजन ले सकता है कि बेशक हम प्रॉफिट में हैं, लेकिन हम ये जो मुनाफा कमाया है इसको डिविडेंड नहीं दे रहे, हम मजीद एक्सपेंड करने जा रहे हैं। ये माड़ी में यही हुआ है ना अभी कि उन्होंने मुनाफा कमाया है लेकिन वो 1 रुपया भी नहीं बांटा, जबकि पिछले साल उन्होंने कितना बांटा जी? 134 नहीं, वो 6 माह में था 134, पूरे साल में 232 रुपए उन्होंने पर शेयर बांटा है। इसके अलावा बोनस शेयर भी दिए। बोनस शेयर 800%। जी जी शेयर और प्लस जो आपके पास शेयर पड़े होते हैं उनकी जो वैल्यू है वो इंक्रीज होती है साथ साथ। जी जी बिल्कुल होती है। हाँ जी, हाँ जी। देखिए 2 तरीके हैं इसमें इन्वेस्ट करने के। एक आपकी नज़र जो है ना वो शेयर की प्राइस पे है और दूसरी नज़र आपकी डिविडेंड पे है। बाज़ लोग कहते हैं मैंने सेफ इन्वेस्टमेंट करनी है और सिर्फ उसमें करनी है जो बड़ा अच्छा डिविडेंड देते हैं और पिछले 3 4 5 साल से दे रहे हैं। बाज़ लोग सिर्फ उधर इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन बाज़ लोग ऐसे भी हैं वो रिस्क लेना चाहते हैं,
वो रिस्क लेते हैं, कहते हैं यार ये 100 रुपये का इन्हें ग्रो करना है। मैं आप कहते हैं तो आपको दिखा देता हूँ, बाज़ ऐसी कंपनीज हैं उन्होंने 400% ग्रो किया है। ये फार्मास्यूटिकल मैंने अभी आपको सेक्टर बताया था, उनका फोकस कैपिटल गेन हो जाता है ना, हम कैपिटल गेन लेते हैं। ग्लेक्सो कंपनी है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, शायद 325% उसने ग्रो किया है 1 साल के अंदर। मैं अभी कहते हैं तो वो दिखा देता हूँ उसका पूरा चार्ट। बहुत सी कंपनीज हैं, बहुत हैं, मतलब ये तो बेशुमार कंपनीज हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि जो शेयर बहुत महंगा है वो डिविडेंड भी बहुत ज्यादा दे रहा है, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया है बैंक ऑफ पंजाब 9.5 रुपये का शेयर है, डिविडेंड वो दे रहे हैं 1 रुपया, ये बहुत बड़ा डिविडेंड है। यानी 9.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करके आप हर साल 1 लाख रुपया तो ये ले रहे हैं। बट इसके ऑन अदर हैंड ये भी है, बैंकों में जब अगर 3 महीने आप पीछे चले जाए ना, हाँ जी, तो इसकी प्राइस 5-5.5 रुपए थी। वो भी ग्रो किया उसने, मतलब वो 100% ग्रो किया है। उधर से ये 100%। मेरा याद है कि नवंबर में मेरे एक इन्वेस्टर ने मुझे पूछा कि यार अभी भी है मार्केट में जा में। मैंने कहा यार मेरे कैलकुलेशन के मुताबिक मुझे ऐसे लग रहा है कि बैंक ऑफ पंजाब में अब इसमें भी आएंगे, क्योंकि इसमें इसकी अब डिविडेंड भी से दिया है, और डिविडेंड भी इसने तकरीबन 2-3 साल बाद दिया है, पिछले सालों में इसने नहीं दिया। इसमें मुझे चांस नजर आता है कि इसकी अर्निंग भी बेहतर हो गई है, ये यहाँ से ग्रो कर सकता है। उम्मीद है मेरा 3 मंथ में डबल हो गया, हाँ जी, 5 रुपये से 10 रुपये का हो गया। तो दुनिया का कोई बिजनेस इतना आपको रिटर्न नहीं देता। अभी ये बात कर रहे थे ना, आपने अपना गेन कितना लेना है, 10%, 20%। अगर आप उसको कंपेयर करते हैं ना, लेट्स सी मैं आपको एग्जाम्पल ये देता हूँ कि आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया है, तो 1 लाख में अगर आपको 10% 1 माह बाद गेन मिल गया तो आपने 10,000 रुपये कमाया। इट मीन कि अगर आप उसकी रेशियो निकालें ना बैंक के साथ, बेसिकली वो 110% नहीं है, वो उसकी रेशियो अगर आप 12 से मल्टीप्लाई करें जी जी, तो कहाँ चली जाती है। या फिर अगर आप उसको 10 दफा आप उसी 1 लाख में इन्वेस्ट करके 10 दफा अगर आप 5% भी गेन लें तो आपको तो 50% गेन हो गया। इतना रिटर्न आपको किसी भी इन्वेस्टमेंट में नहीं मिलता। लेकिन बात वही है जो वो बता रहे हैं अपनी स्पीकिंग में, इसके लिए आपके लिए पैशन। कंक्लूजन मैं करना चाहता हूँ जी। कंक्लूजन ये है कि आप हमेशा अपने पैसों से आपने करना है, और उन पैसों से नहीं करना जो आपके पास फालतू नहीं है। जो पैसे फालतू हैं सिर्फ वो इधर इन्वेस्ट करने हैं, और कम से कम जेहन में बिठा लें कि पॉसिबल आप 1 साल के लिए आपके पैसे इधर फंस सकते हैं, 2 साल के लिए फंस सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है जो शेयर आपने लिया है वो अब ऊपर जाने का टाइम है। पॉसिबल है वो 2-3-4 माह के लिए नीचे चला जाए, तो आपने भागना नहीं है शेयर की। जी जी प्लीज। इन सम केसेस ये टाइम फ्रेम मंथ्स की बजाय ईयर्स में भी हो सकता है। जी जी, अब मैं आपको बताता ना, बैंक ऑफ पंजाब की जैसे भी बात कर रहे हैं ना, ये 3 साल बाद जो है ना इसने ग्रोथ की। हाँ जी, अदरवाइज ये लोगों की एवरेज इसकी कोई लॉजिक ही नहीं बनता कि एक बैंक है, स्टैब्लिश है, चल रहा है, उसकी शेयर्स की वैल्यू 5-6, 4-5-6 रुपए 8-9 रुपए में लोगों ने, तो ये सम टाइम फ्रेम ज्यादा भी हो सकता है। इसलिए कहते हैं पैसा वो लगाना है जो आपके पास किया है। सर ये 3-4 साल का पीरियड है, इसको आप मिड टर्म कहते हैं कि लॉन्ग टर्म कहते हैं? अब ये लॉन्ग टर्म में ये लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म है। मिड टर्म आप 6 माह कह लें, 8 माह कह लें, ये मिड टर्म है। डे ट्रेडिंग से भी अवॉइड करना है।